हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज। 2 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी है एंड आई होप आपको वो समझ भी आई होंगी। ठीक है, तो भाई जितने भी डाउट आपके रहे होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी धीरे धीरे क्लियर होने लगे होंगे। बट फिर भी अगर किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके का कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज है हमारी परसेंटेज की क्लास 3। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी अभी तक वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ जाकर पहले उन दोनों क्लासेस को देखिए, ताकि चीज़ें आपकी जो हैं एक सीक्वेंस में चलें। तो कुछ टाइप ऑलरेडी हम 2 क्लासेस में कवर कर चुके हैं, जो रह गए हैं उन्हें हम आज करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज है हमारी परसेंटेज क्लास 3। तो देखते हैं भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 25% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का 25% प्राप्त हुआ और वह 2000 वोटों से जीत जाता है। तो चुनाव वाला ये क्वेश्चन है। चुनाव वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, तो ठीक है, तो उसी तरीके का ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो कहा गया है कि 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले, यानी अगर पहले हमारे टोटल 100% जो है वोटिंग लिस्ट में लोग रहे होंगे, जब वोटिंग लिस्ट आई होगी तो उसमें 100% लोगों के नाम थे, उसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं डाले। अब भाई जब जिन्होंने वोट नहीं डाले वो तो बाहर हो गए, तो बचे कितने, 90%। अब इन 90% वोट में से भी 2500 वोट जो है वो अवैध घोषित हो गई। तो भाई जो अवैध हो गई वो तो बाहर निकल गई। तो यानी हमारे पास अब कितनी बची, 90% माइनस 2500। ये है आपकी क्या, वैध वोट या वैध मत। क्लियर है, ये है हमारी वैध मत। अब कहा जा रहा है कि इन वैध वोटों में से 55% प्राप्त हुए हैं विजेता को। तो विजेता जो है उसको कितने मिले हैं, 55%। तो भाई जो हारने वाला व्यक्ति है, जब 2 ही उम्मीदवार हैं तो जो हारने वाला व्यक्ति है उसको मिले होंगे 45%। क्लियर है, तो देखो भाई अब ये हो गया आपका क्या, विनर। ठीक है, और ये व्यक्ति हो गया आपका लूजर। क्लियर है। अब अगर मैं इसकी परसेंट वैल्यू देखूं तो जीतने वाले व्यक्ति को हारने वाले व्यक्ति से 10% वोट जो है फालतू मिली है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो 2000 वोटों से जीत जाता है, यानी इस वाले व्यक्ति को इस वाले व्यक्ति से 2000 वोट जो है फालतू मिली है, यानी इस 10% की वैल्यू है आपकी 2000। लेकिन जो ये 10% है ये किसका है, ये वैध मतों का 10% है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जो 90% माइनस 2500 था उसका 10% यानी 1/10 क्या है हमारा, 2000। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो यहाँ से हम अपनी 90% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 90% की आपकी क्या वैल्यू रहेगी, तो हमारा 90% इक्वल 22500 यानी 22,500। ठीक है, हमें बताना है क्या, कि भाई कुल संख्या, यानी हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो जब 90% की वैल्यू हमें पता है तो हम 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, 22500 जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसकी हम ऊपर मल्टी करेंगे, और जो ऑलरेडी हमें गिवन है उसकी हम नीचे मल्टी करेंगे। तो 0 से हमारी 0 कैंसिल, 9 से हमारा ये भी कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा आपका 25000 यानी 25,000। ठीक है, तो 25,000 जो थे वो वोटर थे स्टार्टिंग में। तो चलिए आंसर हमारा आ गया है 25,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ से आपका नया टाइप शुरू हो गया है। तो जहाँ पर भी आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको आप अपना नेक्स्ट टाइप डालकर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, यदि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि कर दी जाए, सॉरी कमी कर दी जाए, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ताकि जो व्यय है वो समान रहे। चीनी की कीमत जो है वो कम हो गई है, तो हम खपत यानी जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उसमें हम कितना इंक्रीमेंट करें, ताकि जो हमारा खर्च यानी एक्सपेंडिचर है वो हमारा
सेम रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं चीनी या कोई भी चीज मैं खरीद रही हूँ, चलो चीनी ही मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, उसकी कीमत जो है वो कम हो गई है, बट मैं क्या करूंगी, खर्च जितना मैं पहले कर रही थी, मान लीजिए मैं 500 रुपए की हर महीने चीनी खरीदती हूँ, तो मैं इस महीने भी खरीदूंगी तो 500 रुपए की ही, बस मैं क्या करूंगी, अपने कंजप्शन को, यानी जितना भी मैं पहले कंजप्शन कर रही थी, खपत कर रही थी, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगी। ठीक है, तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो सबसे पहला है आपका टाइप 1। अब पहला जो आपका मेथड है वो आपका बाय फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि खर्च जो है वो बराबर होता है हमारा खपत गुणा मूल्य। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल होता है हमारा कंजप्शन, कंजप्शन मल्टी प्राइस। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब कहा जा रहा है कि जो कीमत है वो 30% कम हो गई है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होगी भाई, 3/10 होगी। यानी पहले अगर प्राइस जो है वो 10 रुपए था, तो अब वो 3 रुपए घट गया, तो यानी प्राइस हमारा क्या हो गया है अब हमारा 7। ठीक है, यानी 7/10। ठीक है, तो देखो भाई, पहले अगर कीमत आपकी 7/10 नहीं होगी, 10/7, यानी पहले अगर 10 रुपए थी तो अब वो घटकर कितनी हो गई है, 7। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि कंजप्शन को हम कितना इंक्रीज करें, तो फिलहाल तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि फिलहाल मेरा जो कंजप्शन है वो C1 है। ठीक है, और बाद में वो कितना हो गया है, C2 हो गया। अब कहा जा रहा है कि जो हमारा खर्च है यानी व्यय जो है वो हमारा समान है, यानी पहले अगर हम ई खर्च कर रहे थे तो अब भी हम कितना करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है, गिवन है हमें कि भाई हमारा E1 जो है वो E2 के इक्वल है। जब E1 E2 के इक्वल है तो ये वाली वैल्यूज भी आपकी इक्वल होंगी। तो इक्वल कैसे होगा कि भाई C1 × 10 आपका इक्वल होगा C2 × 7 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि C1/C2 हमारा क्या रहेगा, 7/10। क्लियर है। तो 7/10 का मतलब है कि पहले अगर मैं 7 यूनिट का कंजप्शन कर रही थी, तो अब मैं कितने यूनिट का कंजप्शन करूंगी, केवल 10 यूनिट का, यानी मैंने 3 का उसमें क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो मुझे बताना है कि परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो भाई नंबर में तो हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, यहाँ पर इसको चलो सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर में तो हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 3 का हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताना है परसेंटेज में, तो ऊपर लिखा जाता है चेंज और नीचे लिखी जाती है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या रही है, 7 रही थी। ठीक है, तो 3/7, तो 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी भाई, मुझे 1/7 की वैल्यू पता है, तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है भाई, 14 सही 2/7% मुझे बतानी है 3/7 की, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टी कर सकती हूँ इसमें। तो जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 सही 6/7%। तो आंसर आपका क्या आएगा, 42 सही 6/7%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका टाइप 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक और टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो भाई, जो आपका प्राइस था वो 30% कम हो गया। तो मान लिया अगर पहले मैं 100 रुपए खर्च कर रही थी, या 100 रुपए कीमत थी 1 किलोग्राम चीनी की, तो अब कितनी वो हो गई है, 30% कम हो गई, तो अब कितनी कीमत रह गई, 70 रुपए रह गई। ठीक है, अब मुझसे कहा जा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो तो सेम है, बट मुझे क्या करना है, अपने कंजप्शन को इंक्रीज करना है। तो भाई अगर मेरी कीमत 30 रुपए कम हुई है, तो मैं अपने कंजप्शन को इतना ही इंक्रीज कर दूंगी जितनी मेरी जो है कीमत पर फर्क पड़ा है। तो यानी कीमत अगर 30 कम हुई है तो हम अपने कंजप्शन को 30 ही बढ़ा देंगे। ठीक है, अब पहले नीचे जो वैल्यू रखी जाएगी वो हमेशा रखी जाएगी आपकी प्रेजेंट प्राइस। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने में, अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे इसकी प्रेजेंट प्राइस रखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट प्राइस अब इसका क्या है, 70 रुपीज है या 70 है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 3/7। तो ये आपका नंबर में है, आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने इसको परसेंटेज वैल्यू इसकी क्या लिखी थी, 42 सही 6/7%। ये है आपका टाइप 2 इस क्वेश्चन को करने का
काफ़ी इजी है, ना किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को करने में, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इवन कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की खपत जो है 25% बढ़ जाती है, मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है व्यय। जो मैंने आपको अभी पहले मेथड बताया था बाय ट्रिक, वो वाला जो मेथड है वो हमेशा आपको कंजप्शन के लिए यूज करना है, अगर आपसे कंजप्शन की वैल्यू पूछी जा रही है खपत की, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि व्यय में, यानी जो हमारा खर्च है उसमें कितना परिवर्तन होगा वो हमें बताना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था कि भाई एक्सपेंडिचर इक्वल होता है कंजप्शन मल्टी प्राइस, ठीक है। अब क्या कहा गया कि भाई किसी वस्तु की खपत में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, भाई 25% इक्वल 1/4। यानी अगर पहले कंजप्शन 4 यूनिट का था तो अब कंजप्शन कितना हो गया है, 5 हो गया। कहा जा रहा है कि जो मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/5। यानी पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया है, बढ़ के 6 हो गया है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है एक्सपेंडिचर, मल्टी कर लेंगे हम तो यहाँ आपको मिलेगा 20 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। यानी E1/E2 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 20/30। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो गई, तो ये कितना मिला हमें, 2/3। हमें बताना है परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, या डिक्रीज जो भी हो रहा है। तो देख के पता चल रहा है कि भाई आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है भाई, पहले 2 था अब 3 हो गया, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो 1 लिख दिया हमने, ऊपर चेंज को हमेशा हम ऊपर रखते हैं, और नीचे क्या लिखा जाता है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल क्या था हमारा 2, तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू क्या होती है हमारी, 50%। तो आंसर हमारा आ गया है 50%, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीनी की कीमत में 30% की कमी होती है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि व्यय में केवल 10% की कमी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब हम इसको भी दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला अपना फार्मूला मेथड से, देन ट्रिक वाले मेथड से, ठीक है। तो पहले हम इसको बाय फार्मूला करेंगे। तो फार्मूला मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर इक्वल होता है कंजप्शन मल्टी प्राइस, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई कीमत जो है वो 30% कम हो गई है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 3/10, ठीक है। ये है, तो यानी अगर पहले हमारा जो प्राइस है वो 10 रुपए था, तो अब वो कितना हो गया है, 7, क्योंकि प्राइस में कमी आ गई है। आगे कहा जा रहा है खपत में कितने की वृद्धि होगी, हमें फिलहाल खपत जो है वो नहीं पता, तो हमने लिख लिया C1 और C2, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो व्यय है उसमें 10% की कमी हुई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। तो यानी पहले अगर 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो देखो 10 से हमारा 10 कैंसिल हुआ, यहाँ से हमें C1/C2 की वैल्यू कितनी पता चली, 7/9। ये 7 जो है ऊपर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी पहले अगर हमारा कंजप्शन 7 यूनिट का था, तो अब वो कितना हो गया है, 9 यूनिट का। हमें बताना है कितने परसेंट वृद्धि, इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है भाई, 7 से 9 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 2 का, ठीक है। तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, बट हमें बताना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं, हम अपना ऊपर चेंज लिखते हैं, नीचे हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू। तो 2/7 ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, मुझे पता है कि 1/7 की जो वैल्यू है परसेंटेज में वो होती है 14 से ही 2/7%। तो मैं 2/7 की भी वैल्यू बता सकती हूँ, केवल यहाँ पर 2 से गुणा करके। तो जब हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 28 से ही 4/7%। तो आंसर हमारा आ गया है 28 से ही 4/7%, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का टाइप 1। अब इस क्वेश्चन को एक दूसरे टाइप से भी हम करेंगे। तो दूसरा टाइप हमारा क्या है कि भाई मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो कीमत है वो 30% कम हो गई है। तो यानी अगर पहले कीमत 100 रुपए थी, तो अब कीमत कितनी हो गई है, 70 रुपए हो गई है कीमत, ठीक है। बाद में कहा जा रहा है कि जो व्यय है उसमें 10% की कमी हो रही है। तो यानी अगर पहले व्यय 100 रहा होगा, तो अब 10% कम के बाद व्यय कितना बचा, 90 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो 70 है ये है आपका प्रेजेंट प्राइस, ताकि आप भूल ना जाओ आगे। ये है हमारा प्रेजेंट प्राइस, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रेजेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो हमें लेना है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20 का। नीचे यहाँ पर हमेशा लिखी जाती है आपकी प्रेजेंट प्राइस, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा आपका प्रेजेंट प्राइस आएगा। तो प्रेजेंट प्राइस हमारा कितना है, तो प्रेजेंट प्राइस है हमारा 70, जीरो से जीरो कैंसिल, सिंपल। अब कहा गया है फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीमेंट की कितनी, तो इंक्रीमेंट फ्रैक्शन में कितना हो रहा है, 2/7 का हो रहा है। तो अगर मैं इसको फिर परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 28 सही 4/7%, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते तो फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो गया है आपका टाइप 2। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। बिल्कुल आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सेकंडों का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी की कीमत जो है 30% कम हो गई है, जिसके कारण एक परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है ताकि कुल खर्च में केवल 16% की कमी हो। चीनी की वर्तमान खपत बतानी है। अब इस वाले क्वेश्चन को जो बाय फॉर्मूला है वो आप खुद करेंगे, मैं इसको दूसरा वाला जो मेथड है उससे सॉल्व करूंगी। ऑलरेडी आपको मैं 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो अब आप बाय फॉर्मूला इसको खुद से करके देखेंगे, दूसरे वाला जो मेथड है उससे मैं आपको करके बताती हूँ। तो देखो भाई, चीनी की जो कीमत है वो 30% कम हो गई, यानी चीनी की कीमत हमारी 100 से घटकर कितनी हो गई है, 70। कहा जा रहा है कि जो जिसके कारण परिवार जो है वो 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कुल खर्च में भी उसने कमी कर ली 16% की। तो यानी पहले अगर 100 रुपए खर्च हो रहे थे तो अब कितने करेंगे वो, 84। अब मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है, 14। नीचे हमें रखना है अपना प्रेजेंट प्राइस, तो प्रेजेंट प्राइस हमारा क्या है, 70 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/5। तो ये आपका जो 1/5 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजप्शन को। और कंजप्शन को भी किस तरीके से कि भाई ओरिजिनल कंजप्शन आपका 5 यूनिट था, आपने एक जो है इंक्रीज कर लिया है, ठीक है। तो जो इंक्रीज किया है, अब इस एक की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 32 किलोग्राम, ठीक है। 32 किलोग्राम हमें ये गिवन है, हमें बताना है क्या, वर्तमान खपत। भाई पहले वो 5 यूनिट का कंजप्शन कर रहा था, अब उसने एक का इंक्रीमेंट कर लिया है, तो अब वो कितना यूनिट का कंजप्शन कर रहा होगा, भाई 6 यूनिट का कंजप्शन वो कर रहा है। अब एक की वैल्यू है 32, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 की इसमें हम मल्टी कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 192 किलोग्राम। तो आंसर हमारा आ गया है 192 किलोग्राम। अब ये जो क्वेश्चन है बाय फॉर्मूला आप खुद से इसको सॉल्व करके देखेंगे। ऑलरेडी मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ फॉर्मूले पे, तो आप खुद से करके देखिए कि आंसर आता है आपका या नहीं आएगा। बट आ ही जाएगा, बस अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने खुद से कोई उसमें गलती करी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका जनसंख्या आधारित है, तो यानी यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है। क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से करेंगे, एक है फॉर्मूला मेथड, दूसरा है विदाउट फॉर्मूला। तो पहले देखते हैं हम फॉर्मूला मेथड क्या है। मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चंस के 2 तरीके इसलिए कराती हूँ ताकि अगर आप एक भूल जाओ एग्जाम में तो कम से कम दूसरा याद रहे। ये ना हो कि एक पर ही बिल्कुल आप डिपेंड होकर चले गए थे और फिर वो याद आया नहीं और फिर क्वेश्चन ही छूट गया। तो इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, अब पहला मेथड है इसका बाय फॉर्मूला। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है, A = P1 + R/100 की पावर टी, यानी टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखकर आपको पता चला होगा कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता,
पहले आपकी अमाउंट की वैल्यू आती है, देन आप अमाउंट में से जब अपना प्रिंसिपल फिर माइनस करते हैं तो आपको अपना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, बट यहाँ पर जो पी है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, यानी फिलहाल जो आपकी वैल्यू है, ठीक है। और जो ये आर है रेट को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ए जो है वो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद आपको जो टोटल वैल्यू मिली है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई 1 लाख है जनसंख्या वर्तमान, तो वर्तमान जनसंख्या लिख लेंगे हम भाई 1 लाख। अब कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद की हमें बतानी है, और जो वृद्धि दर है वो 10% है, तो 10% है यानी कि 10/100। हमें बतानी है समय कितना है, 3 वर्ष है। तो सॉल्व करेंगे अब हम इसको। तो ये 0 से 0 कैंसिल, यानी ये होगा आपका 11/10 की पावर 3, ठीक है। तो आगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 का मतलब है 1331। भाई 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 ये तो होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000। तो आपकी 3 0 से 3 0 होंगी कैंसिल, और आंसर आपका आएगा 133100, यानी 1,33,100। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। तो 1,33,100, ठीक है, ये हो गया बाय फॉर्मूला। अब एक दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप फॉर्मूला जो है यूज नहीं करना चाहते तो आपके पास क्या मेथड है। देखो, जो आपकी पॉपुलेशन थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन, वो कितनी थी, वो थी 1 लाख, ठीक है। 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि अगर पहले हमारी जो जनसंख्या है वो परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी पहले अगर जनसंख्या 10 थी तो अब उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितनी हो गई है अब वो 11, ठीक है। अब वो 3 साल तक बढ़ी है इसी दर से, यानी पहले साल 11/10, फिर उसके अगले साल भी इसी तरीके से, और फिर उसके अगले साल भी इसी तरीके से, ठीक है। तो जब ये 3 साल तक ऐसे ही बढ़ी है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्या होगा, 11 की क्यूब, 11 × 11 × 11, तो 11 की क्यूब कितनी होती है 1331, और 10 की क्यूब होगी आपकी 1000। तो 3 0 से आपकी 3 0 कैंसिल, और आंसर आपका आएगा 133100, ठीक है। तो 133100, यानी 1,33,100, ठीक है। ये है आपका टाइप 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% की दर से बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% की दर से कम हुई, और तीसरे वर्ष जो है वो 25% की दर से बढ़ी है। यदि वर्तमान जनसंख्या 5,40,000 है तो 3 वर्ष पूर्व क्या रही होगी। हमसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या रही होगी। देखो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला आपका केवल तभी एप्लीकेबल है जब आपका जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो हर साल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो रेट है यानी वो चेंज हो रहा है, ठीक है, बार बार चेंज हो रहा है। पहले जो दर है वो 20% या कुछ रही, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूला केवल वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ पर आपका जो परसेंटेज है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वो हर साल सेम है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। भाई उसने कहा कि जो जनसंख्या है वो पहले वर्ष 20% बढ़ गई, तो सबसे पहले मुझे बतानी है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो मैंने मान लिया कि भाई जो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है वो x है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई 20% की दर से बढ़ी है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% 1/5, ठीक है। तो यानी पहले 5 रही होगी, फिर 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना आया 6/5, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है 1/10, यानी पहले अगर 10 रही होगी तो अब एक जो है कम हो गई है, तो कम होने के बाद क्या रही होगी 9/10। आगे कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ष 25% बढ़ी है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी पहले 4 रही होगी तो अब बढ़ के कितनी हो गई होगी 5। इस तरीके से आपको दिया गया है। अब आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई
3 साल बाद की आपको फिर दे भी रखी है उसने कि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो वर्तमान जनसंख्या हमें कितनी दी गई है, 5,40,000 ये दिए गई है। अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 से हमारा 5 हो गया कैंसिल, तो 9 6 होते हैं हमारे 54, तो ये भी हमारा हो गया यहाँ से। ठीक है, तो हमें बतानी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 4 0 मल्टी 1 0 0 0 0। ठीक है, तो ये कितनी आएगी आपकी 4 0 0 0 0। ठीक है, तो यानी 4 लाख। तो जो जनसंख्या है 3 वर्ष पूर्व वो कितनी रही होगी, 4 लाख। ठीक है, तो अगर आपका जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो आपका सेम रहता है, परसेंटेज जो है वो सेम है, तो आप अपना जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका परसेंटेज हर साल चेंज हो जाता है देन आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की लोगों की कुल आबादी 5,000 थी। एक वर्ष में पुरुष जो है वो 10% बढ़े और महिलाएं 15%। ठीक है, कुल आबादी फिर उनकी 5,600 हो गई है। तो गांव की में मूलतः कितनी महिला आबादी रही होगी, यानी एक गांव है जिसकी कुछ आबादी है, फिर उसमें महिलाओं और पुरुष का जो है वो इंक्रीमेंट रेट आपको दिया हुआ है कि किस दर से जो है महिलाएं और पुरुष जो है उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर बढ़ने के बाद की आपको जनसंख्या दी गई है, आपको बताना है कि वहां पर फीमेल कितनी रही होंगी। ठीक है, पहले फीमेल कितनी थी। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे भाई, जनसंख्या कितनी थी गांव की, 5,000 थी जनसंख्या। ठीक है, अब इसमें से कुछ थे मेल और कुछ थी फीमेल। ठीक है, अब जो मेल पॉपुलेशन है वो 10% के रेट से इंक्रीज हो रही थी और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 15% के रेट से इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो भाई इस 15% को अगर मैं 10% प्लस 5% लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 15% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो देखो, अभी मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलती हूँ कि जो जनसंख्या है गांव की वो 10% की दर से बढ़ रही है, यानी पुरुष की भी 10% ही बढ़ रही है और महिलाओं की भी 10% ही बढ़ रही है। तो 5,000 मेरी जनसंख्या थी, 10% के रेट से बढ़ी, तो कितनी जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, 500। ठीक है, बट जनसंख्या बढ़ कितनी रही है, 5,600, यानी कितनी बढ़ रही है जनसंख्या, तो 600 बढ़ रही है भाई। पहले कितनी जनसंख्या थी हमारी, 5,000 थी। ठीक है, और वो बढ़कर 5,600 हो गई, यानी इंक्रीमेंट हुआ कितने का है, 600 का। बट अगर मैं दोनों को 10% मानती तो कितने का होना चाहिए था, केवल 500 का होना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा मेरे पास कितने हैं, एक्स्ट्रा मेरे पास है कितना, 100 है। अब देखो, अगर दोनों की सेम मैंने मानी थी, दोनों की 10% बढ़ रही थी, बट एक्स्ट्रा किसकी बढ़ रही थी, एक्स्ट्रा बढ़ रही थी फीमेल की। फीमेल की जनसंख्या जो थी वो 5% एक्स्ट्रा बढ़ रही थी पुरुष से। तो यहाँ पर भी जो ये मेरे 100 है, जो मेरा यहाँ पर 600 और 500 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। तो ये जो 100 जनसंख्या बढ़ रही होगी ये किसकी बढ़ी होगी, महिलाओं की बढ़ी होगी। तो महिलाओं की जितनी भी जनसंख्या रही होगी उसका 5% कितना है, यानी फीमेल पॉपुलेशन जितनी भी रही होगी उसका 5% कितना है, ये 100 है। ठीक है, हमें बतानी है फीमेल पॉपुलेशन, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/20। तो यहाँ से हमारी फीमेल पॉपुलेशन मूलतः निकल कर आई है कितनी, 2,000। ठीक है, तो ये है आपकी फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो एक बार और इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। पहले जनसंख्या जो थी गांव की वो 5,000 थी, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी, 10% पुरुष पुरुष बढ़े और 15% बढ़ी महिलाएं। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दोनों की जनसंख्या जो है वो केवल 10% ही बढ़ रही है। तो अगर जनसंख्या 10% बढ़ती तो जनसंख्या तो 500 बढ़ती, बट बढ़ी कितनी मेरी, 600 बढ़ी है। यानी ये जो 100 एक्स्ट्रा है ये कौन है भाई, दोनों ये तो 10-10 थे, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये कौन है, ये फीमेल है। तो यानी जो फीमेल की जनसंख्या रही होगी उसका 5% क्या है, ये 100 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी फीमेल की पॉपुलेशन निकल गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 40% घरेलू खर्च पर और 20% किराए पर तथा 10% ईएमआई पर खर्च करता है। तो वह कितना प्रतिशत बचत करता है। एक व्यक्ति है
ठीक है, जिसकी कुछ इनकम है, जिसमें से वो अपना कुछ कुछ परसेंटेज जो है वो खर्च करता है, कुछ घर पे खर्च कर रहा है, कुछ अपना रेंट वगैरह पे कर रहा है, ईएमआई वगैरह पे कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब उसका कुछ उसके पास सेविंग भी रहती है बाद में, मतलब टोटल खर्च करने के बाद कुछ पैसे उसके पास बच जाते हैं, ठीक है, जिनकी वो बचत कर लेता है। तो हमें बताना है कि बचत का प्रतिशत कितना रहा होगा। तो भाई मैंने मान लिया कि जो वो व्यक्ति है वो 100% कमा रहा है। ठीक है, अभी 100% में इस व्यक्ति ने क्या किया, 20% खर्च कर दिया अपने खाने पर। तो फूड पर इसने कितना किया, 20%। उसके बाद 40% ये खर्च कर रहा था घरेलू खर्च, यानी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो इसके रहे हैं उस पर ये कितना कर रहा है, 40%। उसके बाद 20% इसने किराए पर खर्च कर दिया, तो यानी 20% जाता है इसका रेंट। ठीक है, अब 10% ईएमआईज वगैरह पर। ठीक है, जो आज की सोसाइटी में कॉमन हो चुकी है, कोई भी इंसान हो जो भी भाई जॉब कर रहा है, ईएमआई सबकी चलती रहती है। चलो भाई, ईएमआई पर ये कितना खर्च करता है, 10%। ठीक है, तो 10% ये किस पर खर्च कर रहा है, अपनी ईएमआई पर। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इसने कितना खर्च कर दिया भाई, 20 यहाँ, 40 यहाँ, 20 यहाँ और 10 यहाँ, तो 20, 40, 60, 70, 80 और 90, यानी ये अपनी टोटल सैलरी का 90% क्या है, खर्च कर चुका है। ठीक है, तो अब उस व्यक्ति की सैलरी, इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो उसकी इनकम कितनी थी भाई, इनकम उसकी 100% थी, जिसमें से 90% वो खर्च कर चुका है। तो सेविंग उसके पास कितनी बची, 10% बची। सिंपल एंड इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है, तो आप अपनी कॉपी पर लिख लेना इसको, नोट्स वगैरह जहाँ भी आप अपने प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राम का व्यय और बचत जो है 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 20%, सॉरी 12% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, अब क्वेश्चन है, अब हमारा दिया हुआ है कि व्यय यानी जो वो खर्च करता है, ठीक है, और जो उसकी बचत है उसका हमें रेशो दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, ये हो गई इनकम, ठीक है, ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर और ये हो गई उसकी सेविंग। अब मैंने मान लिया कि भाई 3%, 3 और 2 का जो रेशो दिया गया है, मैंने मान लिया कि भाई वो 300 रुपये जो है वो खर्च करता है, सेविंग कितनी कर रहा है वो 200। तो मैंने मान लिया कि भाई 200, जो ये मुझे रेशो में दी गई थी चीज, इसको मैंने अपना वैल्यू मान के सॉल्व करने के लिए यूज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, आप जो भी वैल्यू मानो, बस अपना क्वेश्चन पर किसी भी तरीके का इफेक्ट ना हो, इस तरीके से वैल्यूज आप कहीं भी कुछ भी मान के चल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर एक व्यक्ति 300 रुपये खर्च कर रहा था, 200 रुपये बचा रहा था, तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए भाई, 500 रुपये सैलरी होगी उसकी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो आय है उसमें 10% की वृद्धि हो गई है, तो इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो भाई 500 का 10% कितना होगा, 50। ठीक है, अब इतना तो मुझे निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब आप अपना 500 का जो है 10% तो निकाल ही सकते हैं। तो देखो भाई, आगे है हमारा क्या कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें भी उसने 12% की इंक्रीज किया है। तो 12%, तो 300 का जो है 12% कितना होता है, 36। यानी अगर वो अब 50 रुपए जो है फालतू कमा रहा था, तो उसमें से वो अपने 36 रुपए जो है वो खर्च कर रहा है, तो अब वो बचा कितना पा रहा है, वो बचा कितना रहा है, 14 वो जो है बचा रहा है। ठीक है, यानी वो जितना पहले बचा रहा था उसका जो है अब वो 14 रुपए एक्स्ट्रा सेव कर पा रहा है। तो मुझे बताना है इसका परसेंटेज में वो कितना सेव कर पा रहा है। तो देखो भाई, पहले वो अब उसका इंक्रीमेंट कितना हो चुका है सेविंग में, 14 का। ठीक है, पहले कितने था उसका, 200। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टी करते हैं हम, तो 0 से हमारी 0 कैंसिल और 2 से हमारा 14, यानी 7%। यानी जो भी उसका पहले इंक्री सेविंग रही होगी, अब उसमें 7% का क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उनके उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक व्यक्ति है अरविंद जो अपनी आय का यानी इनकम का 75% जो है खर्च कर देता है, फिर जो भी है उसके पास उसको वो बचा लेता है। ठीक है,
तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई उसकी बचत प्रतिशत क्या रही होगी। आगे उसने क्या किया कि उसकी इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो जाती है और जो उसका खर्च है वो 10% इंक्रीज हो जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि उसका जो है बचत में कितने की वृद्धि वो करेगा। तो देखो सबसे पहले इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पर क्या है उसका सेविंग्स। ठीक है, अब जब वो व्यक्ति 75% खर्च कर रहा है, मैंने मान लिया कि वो व्यक्ति 75 रुपए खर्च कर रहा है, 100% में से 75 खर्च कर दिए तो सेविंग कितनी कर रहा होगा 25 की, यानी टोटल इनकम इसकी कितनी है 100। अब कहा जा रहा है कि भाई जो इनकम है उसमें 20% इंक्रीज हो गया, तो जब इसमें 20% इंक्रीज हुआ तो यानी 20 रुपए बढ़ गई उसकी सैलरी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो खर्च है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो भाई 75 का 10% कितना होता है 7.5। ठीक है, अब सेविंग कितना, देखो 20 रुपए उसको फालतू अब वो कमा पा रहा था, उसमें से वो 7.5 खर्च कर दे रहा था, तो अब वो बचाएगा कितना। भाई 20 में से अगर आप 7.5 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 12.5। यानी पहले वो 25 रुपए सेव कर रहा था, अब वो 12.5 रुपए और एक्स्ट्रा सेव करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा सेविंग है इसका हमें परसेंटेज बताना है, तो कितना अब ये सेव कर पा रहा है भाई 12.5 ज्यादा, पहले कितना कर रहा था, तो पहले कर रहा था ये 25 और परसेंटेज में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टी, तो ये चलेगा आपका 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12.5 मल्टी 4, तो ये होगा हमारा कितना 50%। तो यानी जो उसकी पहले सेविंग रही होगी अब उसने अपनी सेविंग में 50% का इंक्रीमेंट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% जो है छात्र गणित में, 25% जो है वो किस में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 10% दोनों विषयों में। ठीक है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, कुछ बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए हैं। ठीक है, हमें बताना है कि पास कितने परसेंट बच्चे जो है हुए हैं। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। कैसे, देखो अब हमारे पास क्या दिया गया है कि 35% जो है वो हमारे मैथ्स में फेल हो गए हैं, तो 35% बच्चे हमारे किस में हो गए फेल, मैथ में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो भाई मैथ्स। उसके बाद 25% बच्चे फेल हो गए हैं किस में, इंग्लिश में, तो 25% किस में हो गए फेल, इंग्लिश में। ठीक है, अब 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो ये 10% जो है वो इसमें से ही है भाई, इस 35% में से ही 10% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में फेल हो गए होंगे। ठीक है, और इस 25% में से भी 10% ऐसे रहे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए होंगे। ठीक है, हमें बताना है पास कितने हुए हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने बच्चे जो हैं, कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं कि सिर्फ मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, यानी फेल ओनली इन मैथ, तो देखो भाई 35% बच्चे फेल हो रहे थे मैथ में। ठीक है, मुझे बताना है केवल मैथ में कितने हुए होंगे, तो मैं उन बच्चों को बाहर निकाल दूं जो मेरे दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे, तो दोनों सब्जेक्ट में होने वाले थे 10%। ठीक है, अब मैं आगे क्या करूंगी कि अब मैं ऐसे ही निकालूंगी कि सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, तो फेल ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे कितने रहे होंगे 25% माइनस 10%। ठीक है, अब ये मेरे क्या कौन से बच्चे निकल के आए हैं कि जो केवल मैथ में और केवल इंग्लिश में फेल हो रहे थे। ठीक है, अब इनके साथ ही 10% बच्चे जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे, तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने थे 10%। तो अब अगर मैं टोटल परसेंटेज निकालूं फेल होने वाले बच्चों का, तो ये कितना रहेगा भाई 35% माइनस 10%, 35% माइनस 10% प्लस 25% माइनस 10% और प्लस लास्ट में आपका जो है 10%, वो है जो हमारे
दोनों में फेल हुए होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो भाई ये 10% से तो मेरा ये 10% कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर मेरा कितना बचा, केवल 35% प्लस 25% माइनस 10%। ठीक है, तो यानी ओवरऑल ये मेरा निकल के कितना आया है, ये आया हमारा 50%, यानी 50% बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। तो जब 50% बच्चे फेल हो चुके हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो पासिंग परसेंटेज कितना रहा होगा, 50%। भाई जब 50% बच्चे फेल हो गए तो पास होने वाले बच्चे भी तो 50% ही बचे होंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है, वो चीज है ये। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक लाइन ही आपको लिखनी है। और मैंने ये सारा सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इस लाइन को लिख देती तो फिर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाता कि भाई ये हमने डायरेक्टली इसे किस तरीके से किया। तो पहले मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है, बट आप अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो केवल आपको क्या लिखना है कि जैसे आपको दिया गया है कि भाई पहले विषय में 35 हुए, फिर 25 हुए और 10% दोनों में हुए। तो आप क्या लिखेंगे कि भाई पहले सब्जेक्ट का परसेंटेज प्लस दूसरे सब्जेक्ट का परसेंटेज माइनस जो आपके दोनों सब्जेक्ट वाले परसेंटेज हैं उसको। ठीक है, सिर्फ ये एक लाइन आपको लिखनी है, आपको ये सब नहीं लिखना। मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको पता चले कि ये जो वैल्यू है ये आती कहाँ से है। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा आ गया है क्या, 50%। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि 60 बच्चों की एक कक्षा में 30% जो है बच्चे केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो बताना है कि भाई कितने बच्चे जो हैं वो हिंदी बोल पाते हैं। तो देखो भाई 60 बच्चे हैं जिसमें से 30% बच्चे जो हैं केवल क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, निकालेंगे कि भाई कितने बच्चे केवल इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्र। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्र कितने रहे होंगे भाई, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 60, जिसमें से क्या है कि 30% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोल पाते हैं। तो 30% का मतलब 30/100। तो ये हमारा क्या आया, यानी 18 बच्चे ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोल पाते हैं। ठीक है, आगे हमने बताया है कि 20% बच्चे जो हैं वो केवल हिंदी बोल पाते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं भाई, 60 बच्चे टोटल हैं। अब 60 बच्चे जब टोटल हैं तो इस 60 में से 20% बच्चे बोल पाते हैं हिंदी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो यानी 12 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि जो बाकी बच्चे हैं वो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। तो देखो भाई, अब जब 30% बच्चे जो हैं वो क्या बोल रहे थे, इंग्लिश केवल, और 20% केवल हिंदी, तो यानी 50% बच्चे तो ये हो गए। ठीक है, अब बचे कितने, 50%। तो जो वो 50% बच्चे हैं वो दोनों भाषाएं बोल पाते हैं। तो अब जब वो उन 50% बच्चे जो हैं वो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, हमें बताना है कि हिंदी बोलने वाले टोटल बच्चे कितने हैं। तो भाई देखो 12 बच्चे तो वो हो गए कि जो केवल हमारी क्या बोल पाते हैं, हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन 12 के अलावा ऐसे बच्चे कौन से हैं जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो देखो भाई, अब टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे 60। ठीक है, अब 60 में से 18 ये हो गए, 12 ये हो गए, यानी टोटल कितने हो गए हमारे ये 30। ठीक है, तो यानी ये जो 30 है ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल पाते हैं, दोनों भाषा बोलने वाले। ठीक है, तो दोनों भाषा बोलने वाले बच्चे कितने हैं, 30 बच्चे हैं। हमें बताना है हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं। भाई देखो ये 30 हैं, ये हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, और ये जो 12 हैं ये केवल हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले टोटल बच्चे कितने हो गए, 30 ये और 12 ये। तो हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हो गए, 30 प्लस 12, यानी कितने हो गए ये 42। यानी 42 बच्चे जो हैं क्या हैं, वो ऐसे हैं जो क्या बोल पाते हैं, आपके हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
तो आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।